चलिए बच्चों, अब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स वाले, वो लास्ट वीडियो में क्लियर किया था सेट 1 से। अब हम लोग आज 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे 8 क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के दिए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन जो है वो डिसोल्यूशन चैप्टर से है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम 7 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडल सेट पेपर में, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन आज करते हैं। ठीक है, पहला 32 क्वेश्चन पहले ही हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, है ना, इसके जस्ट पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच का वन डिफरेंस पूछा है, हालांकि वन ही पूछा है, लेकिन हम आपको एक से ज़्यादा डिफरेंस बता दे रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा डिफरेंसेस आपसे पूछ दे। ठीक है, तो देखिए ये बात सही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैशबुक के तरह से बनता है, कैशबुक के तरह से बनता है, लेकिन ये पूरी तरह से कैशबुक नहीं है। ठीक है, तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैशबुक में उसी की तरह से बनता है, तो क्या क्या अंतर है चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, जब हम लोग कैशबुक बनाते थे 11th क्लास में, जब हम लोग कैशबुक देखे थे, ठीक है, तो उसमें एक होता था आपका डेट का कॉलम, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑपरेटेड इन द डेट वाइज। पहली बात तो ये क्या होता था कि कैशबुक में डेट का कॉलम होता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डेट का कॉलम नहीं होता है, और वहां पर कैशबुक में डेट वाइज एंट्री किया जाता था, मतलब जो डेट पहले आया उसका एंट्री पहले, जो डेट बाद में आया उसका एंट्री बाद में। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डेट वाइज एंट्री नहीं होता है। इन दिस अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिटेन इन द डेट वाइज। ठीक है, तो क्या होता है कि कैशबुक में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो डेट वाइज होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, पीरियड। ठीक है, कैशबुक इज प्रिपेयर्ड डेली बेसिस, है ना, डेली जितना कैश का ट्रांजेक्शन होता है डेली कैशबुक में रिकॉर्ड होता था। बट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैशबुक। ठीक है, जो कैशबुक में इंफॉर्मेशन लिया गया उसी से सालों भर का एक बार ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैशबुक में क्या होता था, हर दिन का एंट्री हर दिन किया जाता था, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरे साल भर का जो एंट्री है वो एक बार किया जाता है। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन, इन दिस ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटेन डेट वाइज एंड नॉट इन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। देखिए क्या होता है कि कैशबुक में क्लासिफिकेशन के बेस पे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सभी ट्रांजेक्शन डेट वाइज लिखा जाता है, लेकिन ठीक है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको क्लासिफिकेशन के आधार पर लिखा जाता है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट को एक साथ लिखा जाता है, ठीक है ना, कैपिटल पेमेंट को एक साथ लिखा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट को एक साथ लिखा जाता है, ठीक है, और रेवेन्यू पेमेंट को एक साथ लिखा जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन उसमें किया जाता है। इंस्टीट्यूशन, जो आपका कैशबुक बनता था वो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता था। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड करता है, गुड्स कमोडिटी खरीदता बेचता है ना, ठीक है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तो मालूम है कि जिसका मेन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ सर्विस सेक्टर वाले। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बनाते हैं कौन सा अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा। कैशबुक में 2 साइड होते थे, एक साइड को डेबिट बोला जाता था, दूसरे साइड को क्रेडिट बोला जाता था। लेकिन अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो इसमें 2 साइड होते हैं, एक साइड रिसिप्ट साइड कहलाता है, एक साइड पेमेंट साइड कहलाता है। ठीक है, अच्छा। कैशबुक में एक चीज और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कैश के लिए अलग कॉलम होता था, बैंक के लिए अलग कॉलम होता था, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक एक ही कॉलम के अंदर में दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इट इज द सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फॉलियो। कैशबुक में क्या होता था कि लेजर फॉलियो के लिए एक अलग कॉलम होता था, लेकिन यहाँ पर कोई लेजर फॉलियो के लिए कोई अलग कॉलम नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने 7 पॉइंट आपको बता दिए, 6 पॉइंट यहाँ से है और 1 पॉइंट और अपने से आप ऐड कर लीजिएगा कि कैशबुक में जो होता है कैश के लिए अलग कॉलम होता है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए अलग कॉलम होता है। ठीक है, चेक से पेमेंट मिलना, चेक को से पेमेंट देना, उसके लिए अलग कॉलम होता है, लेकिन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसके लिए अलग कॉलम नहीं होता। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है ना। हालांकि एक ही डिफरेंस पूछा था, मैंने आपको 6-7 डिफरेंस बता दिए, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है, हाउ वुड यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन इक्वल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट डे। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को अगर इक्वल अमाउंट ड्रॉइंग किया जाए, जैसे मान लो 1 जनवरी को कुछ पैसा 2000 निकाला गया हो, 1 फरवरी को 2000 निकाला गया हो,
ड्राइंग किया गया हो, 1 मार्च को 2000 निकाला गया हो, है ना? इस तरह से लास्ट 1 दिसंबर को 2000 निकाला गया हो, तो हर महीने की पहली तारीख को अगर इक्वल इक्वल अमाउंट ड्राइंग किया जाए तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कैसे निकाला जाता है? तो देखिए इसके यहाँ पर एक सिंपल सा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होगा, पूरे साल में जितना टोटल ड्राइंग किया पहले वो निकालेंगे, है ना? उसके बाद 6.5 महीना 6.5 मंथ के लिए आप इंटरेस्ट निकालेंगे। एवरेज टाइम इसमें जब हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग होता है तो उसमें टाइम हमको 6.5 महीना लेना होता है इंटू आर और बाई 100, और चूंकि ये मंथ में है इसलिए डिवाइडेड बाई 12 होगा। ठीक लग रहा है? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इसको समझा देते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने तीनों एग्जाम्पल लेके यहाँ पर दिखा दिया है, मिडिल ऑफ द ईयर का भी, लेकिन मिडिल ऑफ द एवरी मंथ वाला भी और एंड ऑफ द एवरी मंथ वाला भी, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट का बोला, आप सिर्फ फर्स्ट का लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिए कि अजय जो एक फर्म में पार्टनर है 1600 रुपया पर मंथ निकालता है। अजय एक फर्म में पार्टनर है, हर महीने 1600 रुपया वो क्या करता है, ड्राइंग करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है कितना, 15% पर एनम। तो व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज अंडर द फॉलोइंग केस? पहला सिर्फ ए पूछा है आपसे, मान लीजिए ड्राइंग कब किया जा रहा है, बिगिन ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा है, लेकिन हम दूसरा भी आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर हर महीने को वो हर महीने को वो मान लीजिए 1600 रुपये निकाल रहा है, और कब में निकाल रहा है, हर महीने की पहली तारीख को। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो देखिए पूरे साल में अब 1 जनवरी को निकाला 1600 रुपया, 1 फरवरी को निकाला 1600 रुपया, 1 मार्च को निकाला 1600 रुपया, इस तरह से 1 दिसंबर को निकाला 1600 रुपया। ठीक है, तो वैसे में कैसे बनेगा? तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ, हर महीने निकाल रहा है तो मतलब साल में पूरा 12 बार ड्राइंग किया होगा, तो 1600 इंटू 12 यानी 19,200 रुपया टोटल ड्राइंग हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हम आपको ऊपर में बता ही दिए हैं कि टोटल ड्राइंग यानी कितना हो जाए, टोटल ड्राइंग इंटू आर बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 जो यहाँ पर है। ठीक है, सेम ही चीज़ है। अच्छा, तो टोटल ड्राइंग कितना हो, 19,200 इंटू 15/100 इन 6.5 डिवाइडेड बाई 12, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 1560 रुपया हर महीने की पहली तारीख। अच्छा, उसी में अगर एक चीज़ और आ जाए कि हर महीने के बीच में निकाले या हर महीने के अंत में निकाले तो क्या होगा, तो जहां पर आप हर महीने की पहली तारीख पर निकालने पे टाइम 6.5 महीना ले रहे हैं, उसी तरह मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हर महीने की पहली तारीख को अगर ड्राइंग किया जाए तो 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट निकलेगा, हर महीने के बीच में निकाला जाए तो इंटरेस्ट 6 महीने के लिए निकलेगा, और हर महीने के अंत में निकाला जाए तो इंटरेस्ट 5.5 महीने के लिए निकलेगा। सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर जो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जो यहाँ पर आप 6/12 की है, हर महीने के मिडिल में निकाला जाएगा तो 6 महीना कर दीजिएगा यहाँ पर, और हर महीने के एंड में निकाला जाएगा तो 5.5 महीना कर दीजिएगा। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में 1600 रुपये हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग हो रहा है, हर महीने ड्राइंग हो रहा है। अब ये मान के बनाइए कि हर महीने के अंत में ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, तो अंत में अभी मैंने जैसा कि आपको समझाया है कि हर महीने के अंत में अगर ड्राइंग करेगा तो एवरेज टाइम वहां पर कितना होगा, 5.5 महीना होगा। कितना होगा, 5.5 महीना। देखिए कैसे हम यहाँ पर निकालें, देखिए पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे, सिंपल है कि हर महीना का 1600 निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, लेकिन फिर भी तो साल में 12 बार निकाल रहा है ना, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, वही आपका 19,200, तो 19,200 इंटू 15/100 इंटू 5.5/12, एंड रहेगा तो 5.5/12, तो इतना रुपया आ जाएगा। मिडिल में अगर रहेगा तो फिर वही चीज होगा, टोटल ड्राइंग 12 बार हुआ तो 15/100 और 6/12 हो जाएगा। समझ में आया? तो याद ये रखना है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने के अंत में, हर महीने के बीच में अगर निकालना हो इस तरह से दिया रहे, तो ऐसे में हम लोग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 6.5/12 होगा। कब, जब हर महीने की शुरुआत में रहेगा, मिडिल में रहेगा तो 6/12 कर दीजिएगा इसके जगह पर, और एंड में रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका 5.5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार मिडिल में बिगिन में निकाला 6.5/12 किया। ठीक है, दूसरा केस में एंड में निकाला है तो 5.5/12 किया है, और हर महीने के मिडिल में निकाला है तो 6/12 किया। इस तरह से इंटरेस्ट निकल जाएगा। पहले आपको क्या निकालना होगा, टोटल ड्राइंग 12 से गुना करके, ठीक है, R/100, और 6.5/12 कब, हर महीने की शुरुआत में, 6/12 कब, हर महीने के मध्य में, और अगर हर महीने के अंत में 5.5/12। ठीक है, अच्छा अगला सवाल पूछा है कि गिव द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो गेनिंग रेशियो का नहीं होता, गेन का फॉर्मूला होता है। गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, है ना। अब मान लो एक फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी, प्रॉफिट 1:1 में बांटते थे। अब ये हुआ, पहले प्रॉफिट कैसे बांटते थे, मान लीजिए 1:1 में। अब निर्णय हुआ कि अब से ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 3:2 में। ठीक है, तो रेशियो चेंज हुआ, तो आप देखिएगा तो गेन कैसे निकलेगा। अब ये गेन कर रहा है, इसमें ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कैसे पता चला कि गेन कर रहा है, इसमें 3/6
में से 1/2 माइनस करो। न्यू शेयर कितना है, सॉरी 3/5 माइनस ओल्ड शेयर क्या है 1/2, इसमें से माइनस कर दोगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 10, 3 6 माइनस 5 यानी 1/10 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस में आएगा, बिकॉज वो गेन नहीं कर रहा है, वो बल्कि सेक्रीफाई कर रहा है। सिंपल सा बात ये है कि गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेन का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला गेन का होता है। अगर बुक्स में बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, रिकंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर टू ऑपरेट द लीगल बिजनेस और फॉर द प्रॉफिट पर्पस। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरों के बीच का एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर ऑपरेट करने के लिए क्या बिजनेस, लीगल है ना, कानून के रूप अनुसार मान्य लीगल बिजनेस को प्रॉफिट के पर्पज से ऑपरेट करने के लिए पार्टनरों के बीच के एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा द बिजनेस कैन बी ऑपरेटेड बाय द ऑल पार्टनर, बिजनेस या तो सब पार्टनर ऑपरेट करेंगे बाय द या एनीवन है ना, या किसी एक के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा सभी की इच्छा से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ सुनिएगा पार्टनरशिप क्या है, भाई पार्टनरों के बीच का रिलेशनशिप है या पार्टनर्स के बीच का ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक लीगल बिजनेस प्रॉफिट के पर्पज से वो लोग ऑपरेट करने के लिए राजी हुए हैं। बिजनेस कौन ऑपरेट करेगा, या तो या सभी पार्टनर मिलके या एक पार्टनर या दो पार्टनर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट, अब मान लीजिए जो एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच का बिजनेस को चलाने के लिए, अगर उसमें एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आता है, एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट एंड द पार्टनरशिप है ना। अब पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आएगा तो पुराना पार्टनरशिप को एक तरह से क्या करेंगे, और एग्रीमेंट एंड द पार्टनरशिप। ठीक क्लियर है, एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज होने से पार्टनरशिप एंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन फर्म वैसा ही बना रहता है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड द न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं कि अपना आपस का एग्रीमेंट चेंज कर देते हैं और उसके जगह पर एक नया पार्टनर एग्रीमेंट तैयार करते हैं। तो जो ये नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार करते हैं इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर आपस के एग्रीमेंट, पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके उसके जगह पर कोई नया पार्टनर एग्रीमेंट लाते हैं या उसी एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चेंजेज इन एग्रीमेंट, a change in agreement change the relationship between partner, जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट चेंज होता है तो एक तरह से उनके रिलेशंस में चेंज आता है ना। ठीक है, अच्छा दिस चेंजेस इज नोन एज द रिलेशन को चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फिर से एक बार समझा दें, पार्टनर्स के बीच क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और एग्रीमेंट जो है किस बात के लिए एग्रीमेंट होता है, कि सभी मिलके बिजनेस को, एक लीगल बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और उससे हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर उसी एग्रीमेंट में किसी भी तरह का छोटा बड़ा बदलाव होगा तो उसी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर के एग्रीमेंट में बदलाव होना, यानी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा अच्छा Does the relation, देखिए क्या बोल रहे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, फर्म को बिना प्रभाव डाले हुए पार्टनर का आपस का कुछ अगर रिलेशनशिप चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जनरली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ एग्जांपल्स इस तरह से, अंदर का कंटेंट आपको पढ़ना जरूरी बहुत नहीं है। ठीक है, अच्छा पहला क्या होता है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। रिकंस्ट्रक्शन का पहला एग्जांपल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना, या कोई नए पार्टनर का एडमिशन होना, या कोई पुराने पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट होना, या किसी पार्टनर का डेथ होना, ये जो है एग्जांपल है किसके, रिकंस्ट्रक्शन को। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, पार्टनर के एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज होना, उनके आपसी रिलेशनशिप में चेंज माना जाता है, लेकिन फर्म को कोई चेंज, उसमें फर्म में चेंज नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम्पल है ये सब आपके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के सिर्फ बीच में, ये बोल रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑफ द फर्म इज इतना, है ना। किसी फर्म का पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सर एवरेज प्रॉफिट गुडविल में हम लोग देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, जितने साल का प्रॉफिट दिया सबको जोड़ के और उतने नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो क्या निकलता है, एवरेज प्रॉफिट। जैसे यहाँ 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, तीनों प्रॉफिट को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दिए, यानी 6 लाख/3, तो यही आपका 2 लाख आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छी बात है,
आगे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा 38 नंबर कि ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी एक फर्म में क्या है, पार्टनर है, ठीक है। उन्होंने सी को 1/4 शेयर देकर क्या किया, एडमिट किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ए और बी का, ध्यान दीजिएगा। ए और बी पहले पार्टनर थे, प्रॉफिट कैसे बांटते थे ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने नए पार्टनर के रूप में सी को शामिल किया जिसको 1/4 शेयर दिया गया। तो बोल रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का निकालिए। सबसे पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये दिया हुआ नहीं रहता है या क्वेश्चन में कभी ये मेंशन नहीं रहता है कि पार्टनर प्रॉफिट कैसे बांटते थे, तो ये हम लोग को माना जाता है कि वो लोग इक्वल बांटते थे। तो पहले तो हम लोग ये मानेंगे ओल्ड रेशियो ए और बी के बीच का क्या था, इक्वल, दैट वाज द 1:1। नया पार्टनर कौन है, सी, जिसको शेयर कितना दिया गया, 1/4, और आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो इसलिए 1:1 माने, और सी का शेयर हो गया 1/4, ठीक है। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो पहले हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट को 1 मानेंगे, प्रॉफिट को मानेंगे कि इस बार बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। अच्छा, उसमें से पहले सी का शेयर है 1/4 फिक्स देना है, तो पहले सी को से दीजिए 1 × 1/4, यानी 1/4 शेयर किसको दे देंगे, सी को, ठीक है। तो सी को 1/4 शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना शेयर बचा, 1 रुपया प्रॉफिट है, उसमें से 1/4 सी को दे दिए, तो शेयर कितना बच गया हमारा, 3/4, ठीक है। अब ये जो 3/4 शेयर बचा है वो ए और बी अपने आपस के रेशियो में बांट लेंगे। ए का शेयर कितना होगा, 3/4 का 1:1 है तो 1/2 है ना, यानी 3/8, और बी का हो जाएगा 3/4 × 1/2, यानी कितना हो गया, 3/8। तो इस तरह से हम लोग का न्यू रेशियो यहाँ पर निकल गया, क्या, ए का शेयर क्या है 3/8, बी का शेयर क्या है 3/8, और सी का शेयर कितना है 1/4, है ना। अच्छा, अगर ये नीचे भी यहाँ भी 8 हो जाए तो हमारा ये नीचे से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 8 बनाने के लिए 4 को हम लोग क्या किए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, देखिएगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/8 और क्या हो गया 2/8। अब 8 कैंसिल हो गया, तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 3:3:2, ठीक है। अच्छा, सेक्रीफाई का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो ए और बी का ओल्ड शेयर क्या था, 1:1 था, यानी 1/2 और 1/2, तो ये दोनों का ओल्ड शेयर कितना था, 1/2 और 1/2। देखिए यहाँ पर कैसे निकाले, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड कितना था 1/2, इसका 1/2, न्यू कितना है ए का 3/8 और 3/8, है ना, यहाँ हो गया। अब एलसीएम लेके घटा दिए तो 1/8 आया, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का, ये दोनों का इंडिविजुअल सेक्रीफाई निकला और इसी का रेशियो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्या देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कभी सिलेबस में था ही नहीं ब्लैक बोर्ड में, ये सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस में था, इसका हम आंसर नहीं बता रहे। ऐसे नॉर्मली नॉलेज के लिए आपको बता दें कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इशूड कैपिटल, है ना। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हम बताए थे कि पहले जितना मैक्सिमम शेयर इशू करने का परमिशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, है ना। और पब्लिक के लिए जितना शेयर के लिए अभी ऑफर किया गया लोगों को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, मान लो एक कंपनी को टोटल 1 लाख शेयर ऑथराइज कैपिटल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर इशू करने का परमिशन मिला है, मान लो 10 रुपया वाला ऑथराइज हो गया, और कंपनी ने उसमें से 80,000 शेयर ही इशू किया 10 वाला, तो ये 80,000 पब्लिक के लिए ऑफर किया या किसी को देने के लिए ऑफर किया, तो दैट इज कॉल्ड द ऑथराइज कैपिटल। तो पहली बात है कि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये बोला कि द ऑथराइज कैपिटल फॉर द विच कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन, अच्छा सॉरी, टू द परचेज ऑफ द नोन एज, देखिए देखिए क्या बोलता है सब, इशूड कैपिटल क्या बोलता है, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल का ही एक भाग होता है फॉर विच कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन, जिसके लिए कंपनी जो है पब्लिक को खरीदने के लिए इनवाइट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल। मान लीजिए जितना ऑथराइज में से ही जितने शेयर के लिए लोगों को ऑफर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। अच्छा, द इशूड कैपिटल इंक्लूड, देखिए इशूड कैपिटल में इंक्लूड होगा क्या, शेयर इशूड फॉर द कैश, है ना, कैश के बदले में जो शेयर इशू करने वाला है, मतलब जो पब्लिक को शेयर इशू करके बदले में कैश लेगा वो भी ऑथराइज का पार्ट होगा। इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश, कैश के बजाय अन्य चीजों के बदले में जो शेयर इशू हुआ, अन्य चीजों का मतलब ये हो गया बच्चों
कि सपोज कीजिए अन्य चीज़ का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी बिल्डिंग खरीदते हैं और बदले में शेयर देते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रमोटर्स को उसके शेयर के बदले में शेयर देते हैं। कभी कभी जो हमारा कंपनी का शेयर बेच रहा है उसको अंडरराइटर्स बोलते हैं, उसको हम लोग उसके बदले में शेयर देते हैं। तो ये क्या हुआ, कैश के बदले शेयर इशू नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इशूड कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड है, जो पैसा लेकर कैश लेकर पब्लिक को शेयर इशू किया वो भी, जो कैश के बजाय अन्य चीज़ों के बदले में शेयर इशू हुआ, जैसे प्रोमोटर्स को दिया, अंडर राइटर्स को दिया सर्विस के बदले में, और मान लीजिए वेंडर्स को दिया, है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। एक चीज हम लोग को याद रखना होगा, एक माइंड में हमेशा एक चीज याद रखना होगा कि इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर से एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करा दें, हम क्या क्या पढ़े हैं आज हम लोग। पहला होता है, पहला तो है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक में क्या अंतर है, तो इसके मैंने 7 पॉइंट बताए, लेकिन हाँ यहाँ पर एक ही पॉइंट बदला था। पहला पॉइंट ये है कि कैश बुक में जो भी एंट्री लिखा जाता है वो डेट वाइज होता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेट वाइज नहीं होता है, ठीक है। कैश बुक में डेली बनता है, मतलब हर दिन का ट्रांजेक्शन हर दिन रिकॉर्ड होता है, लेकिन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में साल के अंत में एक ही बार पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज लिखा जाता है, अलग अलग हेड में क्लासीफाई नहीं होता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट अलग अलग में क्लासीफाई करके दिखाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, कैश बुक कौन बनाता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और रिसिप्ट एंड पेमेंट एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। कैश बुक के दो साइड, एक साइड को डेबिट और एक साइड को क्रेडिट बोलते हैं, और इसके दोनों साइड, एक को रिसिप्ट और एक को पेमेंट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, कैश बुक में लेजर फॉलियो कॉलम होता है, लेकिन इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लेजर फॉलियो कॉलम नहीं होता है। और एक पॉइंट मैंने और बताया था कि कैश बुक में कैश से रिलेटेड और चेक से रिलेटेड आइटम को अलग अलग कैश और बैंक कॉलम के अंदर में दिखाया जाता है, इसमें सब एक ही कॉलम के अंदर में दिखाया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, और हर जबकि इक्वल अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को निकाला जाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। हर महीने की पहली तारीख को अगर ड्राइंग हुआ तो ठीक है, अगर हर महीने के मिडिल में होगा तो यहाँ पर 6 मंथ कर देना है, और अगर हर महीने के एंड में होता है तो यहाँ 5.5 मंथ कर देना है। एक एक एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको नीचे समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है कि गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेन बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, या गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स जब आपस का जो रिलेशनशिप पार्टनर के बीच का चेंज होता है, मतलब एग्रीमेंट में कोई चेंजेस करते हैं जिससे पार्टनर का आपस का शेयर या रिलेशनशिप चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन है। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, फर्म को बिना प्रभाव डाले हुए, ठीक है। फर्म जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। जैसे मेरा कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग में हम 2 पार्टनर है, राम और मान लीजिए रंजीत सर हैं, और एक उनका कोई फ्रेंड है, ठीक है। दोनों पहले प्रॉफिट 1:1 में बांटते थे, अब डिसाइड हुआ कि 3:2 में बांटेंगे। फर्म वैसे का वैसे ही है, कोचिंग वैसे का वैसे ही है, स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आपस का रिलेशनशिप हम लोग का बदल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन, है ना। रिकंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल क्या है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, है ना, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा सबको जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 3 साल का प्रॉफिट दिया था, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अगला पॉइंट ये था कि ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट कैसे बांटते थे नहीं दिया हुआ था, और सी नया पार्टनर आया जिसको 1/4 शेयर मिला, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो अगर ए और बी के बीच का रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 मानेंगे, सी का शेयर 1/4, 1 रुपया मान के पहले सी को शेयर देंगे, रिमेनिंग निकालेंगे, फिर ए और बी के बीच इक्वली बांट देंगे, उसके बाद न्यू रेशियो निकाल लेंगे, और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, ठीक है। अच्छा, आप इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो कि एक होता है ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में क्या होता है कि जितना आपको मैक्सिमम शेयर इशू करने का परमिशन मिला है उसको ऑथराइज बोलते हैं, उसमें से जितना शेयर आपने पब्लिक को या अदर्स को बेचने के लिए ऑफर किया उसको क्या बोलेंगे, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, पार्ट ऑफ, सॉरी ऑथराइज बोल रहे हैं, इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल है, जिसमें कंपनी पब्लिक को और अदर लोगों को शेयर खरीदने के लिए क्या करती है, ऑफर करती है। ऑथराइज कैपिटल में कैश के बदले में जो शेयर पब्लिक को ऑफर किया गया वो भी इंक्लूड है, और जो कैश के अलावा अदर
चीज़ों के, जैसे वेंडर्स को दिया जाता है, प्रमोटर्स को दिया जाता है, अंडरराइटर्स को दिया जाता है, वो भी इंक्लूड है। याद रखने वाली बात ये है कि ऑथराइज से ज़्यादा इशूड नहीं हो सकता। ओके, चलिए बनाइए, फिर अगले वीडियो में हम आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।